अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। सहराए चोलिस्तान को ज़रखेज़ बनाकर काबिल काश बनाने का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में पहले स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म का इफ्तिताह भी कर दिया गया है जो 5000 एकड़ पर मुहित है। इस अहम मनसूबे को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 48 लाख एकड़ रकबा जो आइडेंटिफाई किया गया था सहराओं का, उसे काबिल काश बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पंजाब में किसी से ज़बरदस्ती भीख मंगवाना अब नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दे दिया गया है। कोई शख्स किसी और से भीख मंगवाता है तो उसे 3 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, और अगर वो इस काम को रिपीट करता है तो 10 साल तक की भी सज़ा मुमकिन है। इसके अलावा कितने लाख रुपए जुर्माना होगा वो आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सहराए चोलिस्तान को ज़रखेज़ बनाने का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में 5000 एकड़ पर मुहित पहले स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अब चोलिस्तान वैसे तो तकरीबन कुछ 64 लाख एकड़ रकबे पर मुहित है। इसमें से 30 लाख एकड़ रकबा ऐसा ज़रूर है जिसे काबिल काश बनाया जा सकता है। अब उसमें से टारगेट ये किया गया था कि इब्तदा में 7.5 लाख एकड़ रकबा काबिल काश बनाया जाएगा। उस सिलसिले को शुरू किया गया। उसमें एक चोलिस्तान कैनाल भी निकाली जानी है जिसके ज़रिए दरिया सिंध से पानी को लाया जाएगा सराय चोलिस्तान तक, और उससे ये सारा रकबा सैराब होगा। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर एक इनिशिएटिव शुरू हो चुका है जिसे कहते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म। ऐसे फार्म्स जहाँ पर हाई टेक गैजेट्स के ज़रिए, मशीनरी के ज़रिए फार्मिंग की जा रही है। फिर वहाँ पर ग्रीन एग्री फार्म्स बनाए गए हैं। ऐसी जगहें जहाँ पर जाकर किसान को सर्टिफाइड बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात रियायती नरखों पर और एक छत तले मिलेंगी। अब कॉन्सेप्ट देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें 2 बड़े मसाइल हैं, वो भी हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं। एक बड़ा मसला ये है कि इस सहरा को काबिल काश बनाने के लिए जो हमें पानी चाहिए वो पानी कहाँ से आएगा। अगर तो वो मौजूदा दरियाओं से आएगा तो उस पर हमेशा की तरह शोर पड़ना शुरू हो गया है। सिंध के अंदर बाकायदा एक तगड़ा एहतजाज जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम सिंध कौम परस्त पार्टियाँ इन नहरों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं जो कि 6 की तादाद में नहीं बन रही हैं। इसमें हमारी चोलिस्तान कैनाल भी है, ग्रेटर थल कैनाल भी है, इसके अलावा जलालपुर कैनाल, ये तो 3 पंजाब की कैनालें हैं। फिर एक जो कि थर कैनाल है जो कि बन्नी है सिंध के अंदर, फिर कच्छी कैनाल है। तो इन तमाम कैनाल्स के ख़िलाफ़ जो एहतजाज चल रहा है, उसके बाद पानी को दरिया सिंध से इस तरह डाइवर्ट करना ये बहुत मुश्किल है। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, उनके मफादात हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात भी नहीं कर सकती, लेकिन कब तक इस चीज़ को रजिस्ट करेंगे ये मसला है। एक चीज़ और जो हम लोग मिस कर रहे हैं वो चोलिस्तान के सहरा के अंदर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर अभी भी नहीं जा रहे। यानी इस वक्त भी चोलिस्तान में जो ये नई फार्मिंग शुरू हुई है इसमें मॉडर्न गैजेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे ज़राए ज़रूर हैं जिनसे पानी की बचत होती है, जैसे पिवट पॉइंट इरिगेशन सिस्टम होता है, इसके अलावा स्प्रिंकलर्स है, ड्रिप इरिगेशन। लेकिन इनके लिए जो पानी है वो अगर हम बारिशों का महफूज करें तो उस बारिश के पानी को बड़ी तादाद के अंदर रकबे पर पहुंचाने का एक निज़ाम अल्लाह ताला ने वज़ा कर रखा है। आप तो जानते हैं, जो लोग चोलिस्तान जाते हैं, हम अपनी वीडियो में अक्सर बताते हैं, वहाँ पर कुदरती तौर पर लोगों ने टोबे बना रखे हैं। ऐसे नशेबी इलाके जहाँ पर इर्द गिर्द का पानी आके महफूज होता है, उसे मॉडर्नाइज़ किया जा सकता है। और उस मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को पाकिस्तान का एक इदारा PCRWR ऑलरेडी आज से 10-15 साल पहले कामयाबी से कर चुका है। तो न जाने क्यों हमारे हुक्काम इस तरफ नहीं चल रहे, सिर्फ नहर से पानी लाने पे फोकस किए हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा तनाज़े है। फिर सहराओं को तब्दील करना भी बायोडाइवर्सिटी वाइज भी एक रिस्की काम होता है। अब पाकिस्तान में ये पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे पहले ये प्रोजेक्ट मिस्र में हो चुका। 1970 की दिहाई में उन्होंने अपना सिक्किम नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत अब तक 15,000 किसान जो हैं कुछ 47,000 एकड़ रकबा सहरा का उसे बायोडायनेमिक फार्म्स यानी कि एक मॉडर्न टाइप्स के फार्म्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। फिर जॉर्डन की वादी रिम है, वहाँ पर ये तजर्बा रहा। फिर एक प्रोजेक्ट है अल बल्दा प्रोजेक्ट जो कि सऊदी अरब में भी इसी तरह सहरा को कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है उसमें 10 से 12 अरब डॉलर्स की अशिया वो हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं,
यानी हम कहने को दुनिया का बहुत बड़ा ज़रूरी मुल्क है, लेकिन अब भी 10 से 12 अरब डॉलर्स की ज़रूरी अजनास हम दुनिया भर से हर साल इंपोर्ट करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारा खुर्दनी तेल है, एडिबल ऑयल जो है, घी जो है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसे ऑल्टरनेट करने का ये तरीका ज़रूर है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मुझे कहीं नहीं मिला कि हम सबसे बड़ी फूड इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस 48 लाख एकड़ में से कितना रकबा जो है वो मुख्तस करेंगे। अब देखते हैं फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट का क्या बनता है। हमारा काम है आप तक किसी मंसूबे की अच्छाइयाँ और उसकी कमियाँ बताएं, ताकि अगर कोई हुकाम हमें सुने तो उन कमियों को पूरा करें, ताकि उस मंसूबे से फुली फ़ायदा उठाया जा सके। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। पंजाब में अब ज़बरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले ज़मानत जुर्म बन गया है। कोई शख्स किसी और से अगर ज़बरदस्ती भीख मंगवाता है तो उसे अब कम से कम 3 साल कैद और 3 लाख रुपया ही जुर्माना हो सकता है। अगर जुर्माना अदा नहीं करेगा तो 6 महीने मजीद कैद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और अगर एक शख्स से जायद लोगों से ज़बरदस्ती भीख मंगवाता है, कोई ठेकेदार, एक ठेकेदार है, उसे 2, 4, 5 लोगों को ज़बरदस्ती रखा हुआ है भीख मंगवाने के लिए, तो उसे 5 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में 1 साल मजीद कैद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, यानी कि 6 साल कैद होगी। और अगर ये ठेकेदार दोबारा से ये जुर्म रिपीट करता है तो इसको 10 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अब ये तो उन लोगों के लिए है जो कि भीख मंगवाने की ठेकेदारी करते हैं। यानी पाकिस्तान में अगर हम देखें तो भीख का निज़ाम ज़्यादातर 2 तरीक़ों से चल रहा है। एक तो लोग अपने लिए भीख मांगते हैं, भिखारी हैं। दूसरा, कुछ ठेकेदार हैं जो लोगों से भीख मंगवाते हैं और उसके इव्ज़ देते क्या हैं, उन्हें सिक्योरिटी देते हैं। मसलन किसी इशारे पर कोई भिखारी खड़ा हुआ है, उसके रिसोर्सेज नहीं है, इशारा बड़ा महंगे लोगों का, यानी कि वहाँ से महंगे लोग आते जाते हैं, महंगा इलाका है, मालदार लोग वहाँ पर गुजरते हैं, तो ये जो ठेकेदार है ये मुतलका पुलिस से, मुतलका इदारों से साज़बाज़ करता है, उन्हें ईमानदारी से हराम के पैसे पहुँचाता है, मंथली जिसे कहते हैं। तो उन इशारों के ऊपर सिर्फ इस ठेकेदार के बंदे भीख मांग सकते हैं। शाम को जब वो पैसे लेकर आते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठेकेदार अपना हिस्सा ले लेता है, भिखारी को अपना हिस्सा मिलता है। तो ये 2 बड़े आंसर हैं। अब इसमें से एक को तो काउंटर किया गया, ठेकेदार पर डाला गया। ठेकेदार कुछ केसेस में ज़बरदस्ती भी करते हैं, कुछ नौज़ायदा बच्चों को ले आते हैं, उनसे मामलात करवाते हैं, ख़वातीन पर भी तशद्दुद करते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और भी देखनी चाहिए कि जो भिखारी माफिया है, जो लोग इसको बाय प्रोफेशन करते हैं, क्यों, एक भिखारी के लिए आजकल आम दिनों में 2-3 हज़ार रुपया दिहाड़ी कमाना मसला ही नहीं है भीख मांग के। अगर 2,000 रुपया भी हो तो 60,000 रुपया महीना है, मैं कम से कम बता रहा हूँ। शहरों के अंदर तो 5-5 हज़ार रुपया रोज़ाना कमाना कोई इशू नहीं है भिखारी के लिए। तो यही काम अब यहाँ से भिखारी जाकर सऊदी अरब, यूएई और गल्फ ममालिक में कर रहे हैं। और ये वजह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों के जो वीज़े हैं वो बंद कर दिए गए हैं, स्पेशली जनूबी पंजाब के। क्यों, वहाँ पर जो इस तरह का भिखारी माफिया था वो ट्रैवल एजेंट्स के साथ मिला, यहाँ से उम्रे के नाम पर या किसी और नाम पे जाते थे सऊदी अरब और फिर दीगर ममालिक, वहाँ जाके भीख मांगते थे। तो जितने पैसे यहाँ से लगा के जाते थे उससे 10 गुना कमा के आते थे वो 2-3 महीने के वीज़े के अंदर। तो उसमें से आधे पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं तो 2-3 लाख रुपया खा आते थे, 7-8 लाख रुपया बचा लाते थे और उसके बाद मौजें ही मौजें थी। तो इस चीज़ को भी हमें रोकना चाहिए। अब ये भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बायस बन रहा है और पाकिस्तान से जनरली बाहर जाने वाले लोगों का रास्ता रोक रहा है। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।